हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आज की क्लास में। आज जो है आपका यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का जो है क्लास नंबर 2 है। ओके। और आज के क्लास में जो है हम लोग यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पर आर्टिकल नंबर 14 टू 18 आपको देखने को मिलता है। जो हमारा क्लास नंबर 1 था, ठीक है, पिछला क्लास, उसमें जो है हम लोग ने फंडामेंटल राइट्स के जो सारे इंट्रोडक्शन थे कि क्यों फंडामेंटल राइट्स आपके लिए ज़रूरी है, पर्पस क्या है फंडामेंटल राइट्स का, और जो भी साइलेंट फीचर्स थे फंडामेंटल राइट्स के, उस सभी चीज़ों को जो है हम लोग ने पिछले क्लास में यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ओके। और आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 उसको भी जो है पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो आप अगर उसको नहीं देखे तो उसको सबसे पहले जा करके देख लीजिए। और आज जो है इस क्लास में हम लोग जो है यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी को डिस्कस करेंगे। ओके। और एक एक करके जो है यहाँ पर हम लोग सारे राइट्स को यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वाई राइट टू इक्वालिटी मैटर्स। ठीक है, कि क्यों जो है आपको यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स में जो सबसे पहले जो राइट आपको दिया गया है वो राइट टू इक्वालिटी का दिया गया है। तो ये राइट एक्चुअली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको जो है सबसे पहले आपको जानना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ने देखा कि हमारे पास टोटल कितने राइट्स हैं, तो 6 राइट्स हमको दिए गए हैं। ओके। जो कि सबसे पहला आपका राइट क्या है, तो राइट टू इक्वालिटी है। दूसरा राइट आपका क्या है, राइट टू फ्रीडम का है। तो मान लीजिए कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो है यहाँ पर इक्वालिटी का राइट नहीं रहता। ओके, इक्वालिटी का राइट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रहता। डायरेक्टली मान लीजिए कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया होता सबसे पहला राइट वो होता आपका राइट टू फ्रीडम का। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम में आपको क्या होता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। ठीक है, और आप कोई भी प्रोफेशन को जो है कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास इक्वालिटी का राइट नहीं रहता, तो हो सकता है कि कोई बोलता, ठीक है, कोई इंसान, जैसे कि अभी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी का राइट है, तो फ्रीडम भी सबके लिए इक्वली बटा हुआ है। ठीक है, अगर राइट टू स्पीक है तो वो भी सबके लिए क्या है, इक्वली है, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, सबके लिए यहाँ पर क्या है, इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है राइट। ठीक है, कोई किसी को ज़्यादा नहीं मिला है, किसी को कम नहीं मिला है, सबको क्या है, इक्वली है। लेकिन मान लीजिए कि इक्वालिटी का राइट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रहता, तो क्या होता कि हम लोग क्या करते, या कोई आपका क्या करता कि कोई एक स्पेसिफिक प्रोफेशन को क्या कर लेता कि वो बोलता कि नहीं, ये जो है बस एक स्पेसिफिक कास्ट के लोग ही कर पाएंगे। ठीक है, अगर जैसे राइट टू स्पीक है तो क्या हो जाता है कि कोई एक स्पेसिफिक कास्ट के लोग ही जो है इन मुद्दों पे बोल पाएंगे, और बाकी जो छोटे कास्ट के लोग हैं वो उन मुद्दों पे नहीं बोल पाएंगे। तो ये क्या हो जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट रहता, आपका राइट टू फ्रीडम रहता, राइट टू स्पीक रहता, लेकिन यहाँ पर क्या रहता कि सभी कास्ट, सभी रिलीजन, सभी लोगों के लिए जो है वो राइट अवेलेबल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो इक्वालिटी ही नहीं रहता। ठीक है, किसी के लिए रहता और किसी के लिए यहाँ पर नहीं रहता। तो इसीलिए जो है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट होता है वो राइट टू इक्वालिटी का होता है, और इसीलिए जो है ये सबसे पहले आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। ओके। यहाँ पर क्या है, द राइट टू इक्वालिटी इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, ये आपका क्या है, फाउंडेशन स्टोन है। जो आपका बिल्डिंग होता है उसका सबसे जो पहले बनाया जाता है वो क्या बनाया जाता है, फाउंडेशन बनाया जाता है, ताकि आपका जो पूरा बिल्डिंग बने वो क्या बने, एकदम स्ट्रांग बने। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तभी तो आपका बिल्डिंग स्ट्रांग रहेगा। तो ये जो इक्वालिटी का यहाँ पर जो राइट है वो आपका क्या है, एक फाउंडेशन है, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको क्या करता है, एक पूरे स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग को जो यहाँ पर सपोर्ट देता है। ओके, तो इसीलिए जो है आपका राइट टू इक्वालिटी यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और ये आपका क्या है, फाउंडेशन स्टोन है। ओके। ये जो है ट्रांसफॉर्म्स इंडिया फ्रॉम अ हिरार्कियल सोसाइटी इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बेस्ड ऑन द इक्वल सिटीजनशिप। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वल सिटीजनशिप को जो है इस्टेब्लिश करता है हमारा जो ये फंडामेंटल राइट है आपका राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, दिस राइट एम्स टू, ठीक है, एलिमिनेट आर्बिट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर जो है मन मानेपन को समाप्त करना है। ठीक है, इसका एम क्या है आपका इस राइट का, तो मन मानेपन को यहाँ पर समाप्त करना है। ओके। दूसरा क्या है, प्रिवेंट द डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, भेदभाव पर रोक लगाना इसका एम है। ओके। इंश्योर द फेयरनेस इन स्टेट एक्शन। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग जाना कि स्टेट एक्चुअली होता क्या है, तो उसमें जो है राज्य की कार्यवाही में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये राइट टू इक्वालिटी का यहाँ पर एम है। प्रमोट द सोशल जस्टिस। ठीक है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, ये भी इसका क्या है, एक एम है। ओके। आगे अगर आप देखिए यहाँ पर, इक्वालिटी डज नॉट मीन यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, इट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट फॉर अनइक्वल्स। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर कि इक्वालिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, समानता का अर्थ समान रूपता नहीं है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये जो है समान रूपता हमारा नहीं है इक्वालिटी का मतलब क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी का मतलब कि इक्वल जो लोग हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, और जो अनइक्वल है उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। ओके, तो ये जो है हम लोग आगे आर्टिकल 14 पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें जो हम लोग जानेंगे कि इसका मतलब यहाँ पर क्या है। ओके, तो देखिए कि यहाँ पर जो है राइट टू इक्वालिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उसमें जो आपको 4 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 और एक आर्टिकल 18, सॉरी 5 आर्टिकल देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है आर्टिकल 14 आपको क्या कहता है, तो आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, कानून के समक्ष समानता
एवं कानून का समान संरक्षण, ये जो है आपको आर्टिकल 14 में यहाँ पर देखने को मिलता है। एक एक करके सारे आर्टिकल्स को जो है हम लोग इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। आर्टिकल 15 आपको क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 कहता है आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 18 जो है आपको यहाँ पर एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में जो यहाँ पर बात करता है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर एक एक करके जो है सारे आर्टिकल्स को यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर 14 जो कि क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि जो आपका आर्टिकल 14 है उसमें क्या आपको दिया गया है। तो इसमें दिया गया द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो स्टेट है वो डिनाई नहीं कर सकता है किसी भी पर्सन को, ठीक है, किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडियन टेरिटरी के अंदर स्टेट जो है इन चीज़ों से डिनाई नहीं कर सकता है। ओके, अब ये चीज़ें क्या है, उन चीज़ों को सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि जो हमारा आर्टिकल 14 है, ठीक है, जो कि क्या बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ, सॉरी इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो चीज़ों को यहाँ पर बात करता है आर्टिकल नंबर 14। तो दो चीज़ों की बात करता है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ अलग चीज़ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये आपका क्या है, अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये जो है आपका जो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, ये आपका क्या है सबसे पहला यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो ये जो आपका लिया गया है, ये आपका जो लिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये लिया गया है आपको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आपका लिया गया है, और ये आपका क्या है, निगेटिव कॉन्सेप्ट है। ओके, निगेटिव कॉन्सेप्ट है, मीन्स नो पर्सन इज अबव द लॉ। ओके, तो एक्चुअली इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है, इसको सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए। मान लीजिए कि आपका जो है यहाँ पर दो पर्सन है, ठीक है, दो पर्सन है। ओके, तो यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब क्या है कि मान लीजिए कि इस पर्सन का इनकम जो है, इस पर्सन का इनकम 1,00,000 रुपया आपका जो है पर मंथ का 1,00,000 रुपया इनकम है। ओके, इसको मान लीजिए आप ए मान लीजिए, ठीक है, और इसको मान लीजिए आप बी, ठीक। तो मान लीजिए कि ए का जो इनकम है पर मंथ का वो है आपका 1,00,000 रुपया, ओके, और बी का जो इनकम है आपका महीने का, ठीक है, वो आपका मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपया है, ठीक है। इसका 1,00,000 है और इसका कितना है, 100 करोड़ है। ओके, मान लीजिए कि ये दोनों जो है ना एक कोई कानून को जो है यहाँ पर वायलेट कर दिए, ओके, और उसमें कोर्ट क्या करेगा, जो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है, तो उसमें कोर्ट क्या करेगा कि दोनों को क्या करेगा, इक्वल फाइन लगाएगा। मान लीजिए कि इसको भी लगाया 5,00,000 का, ठीक है, और इसको भी लगाया कितना, 5,00,000 का, ठीक है। दोनों ने एक ही लॉ को ब्रीच किया था, और इसको भी लगा 5,00,000 का और इसको भी लगा कितना का, 5,00,000 का। इसका इनकम था 1,00,000 रुपया और इसका इनकम था 100 करोड़। तो इसके लिए जो 5,00,000 है ये बहुत छोटा रकम है, और इसके लिए क्या है, बहुत बड़ा रकम है। ओके, तो यहाँ पर लॉ के सामने अगर आप देखिए, कानून के सामने, तो कानून ने दोनों को क्या किया, इक्वल ट्रीट किया। लेकिन ये तो इसके लिए तो 5,00,000 का कोई महत्व नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये तो आराम से दे देगा 5,00,000 और यहाँ पर से छूट करके निकल जाएगा। इसको जो यहाँ पर तकलीफ ज़्यादा होगा और इसको यहाँ पर तकलीफ बहुत ज़्यादा कम होगा। लेकिन कानून के नज़र में क्या हुआ कि न्याय यहाँ पर इक्वल हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है इसमें। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसको ज़्यादा परेशानी देखना पड़ा और इसको क्या है, कम परेशानी देखना पड़ा। इसीलिए जो है आपका ये वाला लॉ क्या कहा जाता है, आपको निगेटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ओके, और यही जो है आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। ये जो है आपका एवी डाइसी से लिया गया है, जिसका जो रूल ऑफ लॉ था वहाँ से जो है ये कॉन्सेप्ट निकल करके आया है। ओके, तो यहाँ पर जो है कोई भी पर्सन जो है आपका लॉ से ऊपर नहीं होगा। ओके, जो भी आपका मतलब कोई भी कंट्री के अंदर कोई भी पर्सन होगा वो लॉ से ऊपर नहीं होगा। जो सबसे ऊपर होगा वो क्या होगा, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सबसे ऊपर होगा। तो ये आपको देखने को मिलता है किसमें, इक्वालिटी बिफोर लॉ में, जो कि आपको इंडिया में भी फॉलो होता हुआ दिखता है। ओके, अप्लाइज इक्वली टू, ठीक है, इक्वली टू सिटीजन्स, फॉरेनर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। चाहे आप कोई भी हो, आप सिटीजन्स हो तब भी आपके लिए वही लॉ रहेगा, आप फॉरेनर्स हो आपके लिए वही लॉ रहेगा, या फिर आप कोई गवर्नमेंटल ऑफिशियल हो, ठीक है, तब भी आपके लिए क्या है, वही लॉ यहाँ पर रहेगा। नो स्पेशल प्रिविलेज एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शन, प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है। तो कोई भी स्पेशल प्रिविलेज आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन कुछ जो है एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन लोगों को जो है एक्सेप्शन देखने को मिलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ में। ओके, जो कि हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो आपका क्या है, आपका निगेटिव कॉन्सेप्ट। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा जो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो क्या है, आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये आपका पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और इसका ओरिजिन जो है आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, ठीक है। मीन्स सिमिलर ट्रीटमेंट इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आदमी सिमिलर है, जैसे कि पिछला एग्जांपल हमको बताया कि 1,00,000 जो कमा रहा था, ठीक है, और एक 100 करोड़ कमा रहा था, तो यहाँ पर दोनों को 5-5 लाख का फाइन लगाया गया था। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि जो आदमी 1,00,000 कमा रहा है
और मान लीजिए वही कानून को एक और आदमी तोड़ा जो कि आपका 1.5 लाख कमा रहा है, तो यहाँ पर दोनों क्या है, आपका एक जैसा आदमी है जो कि जिसका इनकम क्या है बहुत ज़्यादा कम है, तो इन दोनों को अगर लगाया जा रहा है 5 लाख, तो यहाँ पर जो है दोनों क्या है आपका इक्वल कंडीशन में यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो 5 लाख का फाइन लगाया जाए, दोनों के लिए लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या इक्वली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। वहीं अगर मान लीजिए कि वो 100 करोड़ कमा रहा था और एक और आदमी है जो कि मान लीजिए 150 करोड़ कमा रहा है, तो इन लोगों को 5 लाख नहीं लगेगा, इसको मान लीजिए 50 लाख लगेगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इन दोनों को क्या किया जा रहा है, इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, और इन दोनों को इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि, और इन दोनों को अगर आप देखिएगा तो इन दोनों को इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसको 5 लाख लग रहा है और इसको 50 करोड़ लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन दोनों को तो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, लेकिन इन दोनों को इक्वल और इन दोनों को इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन में जो है आपको यहाँ पर अलग अलग ट्रीटमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये फ़ाइन का जो है हम बस आपको समझाने के लिए बताए, ऐसा कोई असलियत में थोड़ी आपको 50 करोड़ का फ़ाइन लगता है, ये बस हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि किस कंडीशन में जो है आपका यहाँ पर जो आपका लॉ है वो एक के लिए अलग और दूसरे के लिए यहाँ पर अलग देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अलाउज रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ठीक है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो यहाँ पर अवेलेबल है। रीजनेबल कैसे, कि इन दोनों का इनकम कम था तो ये तो इन दोनों को एक साथ ट्रीट किया, और इन दोनों का इनकम ज़्यादा था तो इसको क्या है अलग तरह से हम लोग ट्रीट किए। तो यहाँ पर जो है ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन आ गया, ठीक है, कि इसके पीछे हाँ एक सॉलिड रीज़न है ताकि इन दोनों को हम लोग अलग अलग ट्रीट कर सकें। तो अगर आपका रीजनेबल क्लासिफिकेशन है तो हम लोग जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट अलग अलग यहाँ पर कर सकते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी हम लोग नहीं करेंगे कि काला लोगों को अलग ट्रीट करेंगे, गोरा लोगों को अलग करेंगे, लंबे लोगों को अलग ट्रीट करेंगे और छोटे लोगों को अलग ट्रीट करेंगे। ये क्लासिफिकेशन जो है आपका रीजनेबल नहीं है, ओके। यहाँ पर जो है रीजनेबल जो हम आपको पता है कि इनकम के बेसिस पे हम लोग भले ही रीजनेबल क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट आपको आर्टिकल नंबर 14 में देखने को मिलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि आपका निगेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखने को मिलता है, और ए बी डाइस के जो है रूल ऑफ लॉ में ये आपको देखने को मिलता है, जहाँ से जो है इंस्पिरेशन लिया गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, और वहीं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपका आया इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इंडिया में जो है दोनों कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो कि आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये दोनों जो है आपको यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलता है। मोस्टली जो है आपको यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को फॉलो करता हुआ कोर्ट आपको दिख जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर कि आर्टिकल 14 फॉरबिड्स, ठीक है, फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन विच सेलेक्ट ग्रुप आर्बिट्रेरी, ठीक है, बट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर फॉरबिड करता है किस चीज़ को, कि मनमाने तरीके से जो है यहाँ पर अगर कोई क्लास को आइडेंटिफाई किया जा रहा है तो इस चीज़ को क्या करता है यहाँ पर फॉरबिड करता है। जैसे कि हम आपको बताया अभी कि काले लोगों को अलग ट्रीट किया जा रहा है, गोरे लोगों को अलग ट्रीट किया जाए, तो इस चीज़ को आपका क्या करता है, इसको फॉरबिड करता है, इसको मतलब इसको जो है मान्यता नहीं, ठीक है, लेकिन क्या करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट करता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर अ क्लासिफिकेशन टू बी वैलिड, ठीक है, इट मस्ट पास्ट 2 टेस्ट, ठीक है, ये आपका 2 टेस्ट आपको कोट करता है कि हाँ वो क्लासिफिकेशन आपका यहाँ पर सही है कि नहीं। तो इसके लिए जो है आपका यहाँ पर 2 टेस्ट देखने को मिलता है। कौन सा, तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, ठीक है, क्लासिफिकेशन मस्ट बी लॉजिकल एंड अंडरस्टेबल। मतलब क्या है कि जो आपका क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, जो आप क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर रहे हैं तो वो जो है आपका लॉजिकल होना चाहिए, और वो जो है समझ में आना चाहिए हाँ क्यों जो है आप यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है समझने योग्य होना चाहिए। तो जैसे कि आपको बताया अभी कि अमीर लोगों को आप अलग ट्रीट कर रहे हो, गरीब लोगों को आप अलग ट्रीट कर रहे हो, तो यहाँ ये जो क्लासिफिकेशन ये आपका इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे क्या होता है यहाँ पर उतरता है, ठीक है, एकदम सही बात बैठता है। लेकिन आप काले लोगों को अलग और गोरे लोगों को अलग यहाँ पर ट्रीट नहीं कर सकते हो, लंबे लोगों को अलग और छोटे लोगों को आप यहाँ पर अलग ट्रीट नहीं कर सकते हो। आप जो है यहाँ पर लग्जरी कार्स जो आपका होता है, ठीक है, उस पर आप हाई टैक्स लगा सकते हो, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो कि बस आप जो है रेड कलर के कार पे जो है आप हाई टैक्स लगाओ या फिर ब्लैक कलर के कार पे आप हाई टैक्स लगाओ। तो इस चीज़ को आप जो है ये क्लासिफिकेशन आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। आप जो है अगर लग्जरी कार पे ज़्यादा टैक्स लगा रहे हो और जो नॉर्मल कार से उस पर कम टैक्स लगा रहे हो, तो ये जो क्लासिफिकेशन आपका ये परमिटेबल है, ठीक है, ये माना जाएगा। लेकिन आप बस ये बोलो कि अगर आप ब्लैक कलर की कार पे बस टैक्स हाई टैक्स लगाओगे, आप रेड कलर की कार पे टैक्स हाई टैक्स लगाओगे, तो ये जो क्लासिफिकेशन हो जाता है आपका यहाँ पर ये जो है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे आपका खरा नहीं उतरता है, ठीक है। दूसरा जो टेस्ट होता है आपका रैशनल नेक्सस का आपको देखने को मिलता है। क्लासिफिकेशन मस्ट हैव अ रीजनेबल रिलेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ, ठीक है, जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है, जो आप क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर रहे हो वो जो है आपका रीजनेबल होना चाहिए, जो आप ऑब्जेक्टिव आप लॉ ला रहे हो, ठीक है, उसके पीछे का जो कारण है उस चीज़ को यहाँ पर फुलफिल कर रहा हो। जैसे कि इंडिया में आपका क्या है कि जो आपका माइनर है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर पार्टिसिपेट कोई माइनर यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कर सकता है, ठीक है, उसके लिए गार्जियन का होना यहाँ पर जरूरी होता है, वो गार्जियन के थ्रू ही जो है आपका यहाँ पर कनेक्टेड होता है, लेकिन उसका जो है इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। तो
ये जो है क्लासिफिकेशन क्यों किया गया? तो अब मान लीजिए कि कोई बच्चा जो 18 साल से नीचे है वो आकर के सुप्रीम कोर्ट में बोलेगा कि यार मैं भी तो सिटीज़न हूँ इंडिया का, मेरे पास भी इक्वालिटी का राइट है, तो मुझको क्यों नहीं यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो चीज़ आपका सही हो जाएगा ना कि यहाँ पर तो वो बच्चा है, वो भी सिटीज़न है। ठीक है, तो बच्चा है तो क्या आप जो है उसको उसका इक्वालिटी आप नहीं दीजिएगा, ऐसा तो आप नहीं कहिएगा। यहाँ पर क्या है कि कोर्ट यहाँ पर क्या कहेगा कि यहाँ जो क्लासिफिकेशन किया गया है यहाँ पर माइनर और मेजर में किया गया। ठीक है, यहाँ पर एडल्ट और बच्चों में किया गया है, क्योंकि बच्चे जो है आपका उसके पास एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, वो उसके पास जो है अभी दिमाग उतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि वो जो है दुनियादारी को यहाँ पर समझ सके और डायरेक्टली जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सके। इसीलिए जो है उनको अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है और एडल्ट को यहाँ पर अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो इसमें जो है आप बच्चा जो है डायरेक्टली कोर्ट जाकर के ये नहीं कहेगा कि मुझको भी इक्वालिटी यहाँ पर चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है आपका यहाँ पर लॉजिकल है और ये जो क्लासिफिकेशन है उसका ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल कर रहा है ताकि कोई माइनर को जो है किसी भी लीगल एक्शन से बचाया जा सके। यही कारण है कि जो भी आपका माइनर होता है उसको सज़ा भी यहाँ पर क्या होता है अलग तरीके से मिलता है और उनको कोई दूसरे जेल में रखा जाता है, ना कि नॉर्मल जेल में रखा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है उनके साथ ट्रीटमेंट अलग किया जा रहा है क्योंकि वो एडल्ट के इक्वल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, उनके पास जो मैच्योरिटी है वहाँ पर एडल्ट के जितना नहीं है, इसीलिए उनको जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो आपका क्या है अलग ट्रीट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रैशनल नेक्सस पे वो क्या होता है एकदम खरा उतरता है और इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे भी यहाँ पर खरा उतरता है। तो ये जो है आपको यहाँ पर समझना होगा कि क्यों जो है यहाँ पर लाइक को लाइक एक तरीके से ट्रीट किया जाता है और अनलाइक को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। ओके, अब देखिए रूल ऑफ लॉ जो एवी डाइसी के द्वारा लिखा गया है। ओके, यहाँ पर जो है आपका कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखा गया है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर जो रूल ऑफ लॉ है उसमें लिखा गया है कि यहाँ पर जो है आर्बिट्री पावर का जो है अभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ देखने को मिलेगा और सुपरमेसी ऑफ लॉ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो तीन चीज़ आपको यहाँ पर रूल ऑफ लॉ में यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, इंडिया में जो है आपका बस ये दो फॉलो होता है। ठीक है, फर्स्ट टू अप्लाइज और थर्ड जो है आपका यहाँ पर इंडिया में फॉलो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ राइट्स। ठीक है, थर्ड डज नॉट फुल्ली अप्लाई, थोड़ा थोड़ा अप्लाई होता है। कुछ जगहों पे जो है लॉ सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा, कुछ जगहों पे जो है यहाँ पर जो है लॉ थोड़ा सा नीचे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड रूल ऑफ लॉ इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, वो आपका बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को यहाँ पर मिलता है। ये आपका बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, रूल ऑफ लॉ। ओके, तो बेसिक फीचर है यहाँ पर से कुछ पॉइंट्स को हम लोग फॉलो करते हैं और कुछ को यहाँ पर नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर दो चीज़ को फॉलो करते हैं, यहाँ पर आर्बिट्री पावर को हम लोग यहाँ पर बिल्कुल ही खत्म करते हैं, एब्सेंस रखते हैं, और इक्वालिटी बिफोर लॉ इसको भी हम लोग फॉलो करते हैं, आर्टिकल 14 में लिखा गया आपका। लेकिन सुपरमेसी ऑफ लॉ यहाँ पर कि लॉ ही सब कुछ है, ये जो है आपका यहाँ पर कभी कभी देखने को नहीं मिलता है। कभी कभी कोई और चीज़ ऊपर हो सकता है, कभी लॉ नीचे आ सकता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बस उसमें जो है रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, जो आप ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर उसको फुलफिल आप जो है उसका लॉ जो यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए कुछ एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 14 में, जो हम आपको बताए भी इक्वालिटी बिफोर लॉ में कुछ एक्सेप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है? तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, जिसको आर्टिकल 361 के अंडर में जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन मिला हुआ है। कौन कौन सा? तो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द टर्म। ठीक है, जब तक वो अपने ऑफिस में बने हुए हैं, जो उनका कार्यकाल है उनका चल रहा है, उस समय जो है आपका कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है या फिर इम्प्रिजमेंट यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, जेल में यहाँ पर नहीं भेजा जा सकता है। लिमिटेड सिविल इम्यूनिटी। ठीक है, यहाँ पर जो है 2 महीना पहले जो है आपको नोटिस करना पड़ता है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को। कोई भी यहाँ पर जो है 2 महीना पहले नहीं, उनके टर्म खत्म होने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो है 2 महीने का नोटिस आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर उससे पहले जो है आप उनके खिलाफ कोई भी सिविल प्रोसीडिंग यहाँ पर जो है आप नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, इनके इसमें जो है कुछ एक्सेप्शन भी है कि अगर मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा सीरियस क्राइम है तो उस समय जो है आपका पहले इम्पीचमेंट होगा आपका प्रेसिडेंट और गवर्नर का, और पहले तो उनको उनके पोस्ट से हटाया जाएगा और फिर जो है उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग यहाँ पर चलाया जाएगा, अरेस्ट या फिर इम्प्रिजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ऐसा अभी तक जो है आपको यहाँ पर इंडिया में देखने को नहीं मिला है। ओके, लेकिन अगर हुआ तो सबसे पहले जो है उनको वहाँ पर पद से हटाया जाएगा, क्योंकि पद की एक क्या होती है, गरिमा होती है। ओके, अगला क्या है आपको? तो एमपीज़ को आर्टिकल नंबर 105 में प्रोटेक्शन मिला हुआ है और एमएलएस को जो है आपका यहाँ पर आर्टिकल नंबर 194 से जो है आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तीसरा जो है पब्लिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। मान लीजिए कि कोई इंसान है, कोई रिपोर्टर है जो कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, राज्यसभा लोकसभा में क्या हो रहा है, उन सभी चीज़ों पे जो है यहाँ पर आपका जो है न्यूज़ को जो है पब्लिश करता है, तो उसके खिलाफ भी जो है आप कोई भी यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग या फिर जो है आप वहाँ पर जो है उसको जो है अरेस्ट या सब नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आर्टिकल नंबर 361A के अंडर में जो है उसको भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आर्टिकल 31C के अंडर में जो है आपका लॉ इम्प्लीमेंटिंग DPSP अंडर आर्टिकल
39B और 39C कैन नॉट बी चैलेंज अंडर द आर्टिकल 14। जो आपका आर्टिकल नंबर 31C है, ठीक है, जो कि क्या है कि इसके अंडर में आपका जो भी लॉ आता है, ठीक है, 31C, इसके अंडर में जो भी लॉ आता है जो कि DPSP को इम्प्लीमेंट करने का बात करता है, जो आर्टिकल नंबर 39B और 39C में देखने को मिलता है। तो इन दोनों अगर DPSP को अगर यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट करने का स्टेट कोशिश कर रहा है और उसको जो है यहाँ पर उस लॉ को यहाँ पर 31C में डाल दिया गया है, तो उस चीज़ को जो है आप आर्टिकल 14 के अंदर, आर्टिकल इक्वालिटी के अंदर में जो है यहाँ पर चैलेंज यहाँ पर नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो है आपको यहाँ पर फॉरेनर सोवरेन्स एंड डिप्लोमेट्स को जो है आप यहाँ पर जो है यहाँ पर एक्सेप्शन देखने को मिलता है, और UNO और एजेंसी को जो है यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ में जो है एक्सेप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पर जो इन सब लोगों को जो है थोड़ा सा ऊपर रखा गया है लॉ के सामने, ठीक है। तो इन लोगों को जो है कुछ इम्यूनिटी यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट केस और जजमेंट आर्टिकल 14 से रिलेटेड, जो आपका स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अनवर अली सरकार का जो है 1952 में आपको देखने को मिला। तो इसमें क्या हुआ कि SC स्ट्रक डाउन अ लॉ दैट अलाउड द स्टेट टू रेफर एनी केस टू द स्पेशल कोर्ट्स फॉर द स्पीडियर ट्रायल, ठीक है, विदाउट गाइडलाइंस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस केस में आपको देखने को मिला क्या कि जो आपका SC था, मतलब जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर एक लॉ जो यहाँ पर जो है अलाउ कर रहा था कि कोई भी केस को जो है स्पेशल ट्रायल में जो है आपको यहाँ पर स्पीडर ट्रायल में जो है भेजा जा सके स्पेशल कोर्ट में। तो इस चीज़ को यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर जो है द कोर्ट हेल्ड दैट द स्पीडर ट्रायल इज़ टू वेज ऑफ और ग्राउंड फॉर द क्लासिफिकेशन विदाउट अ क्लियर नेक्सस। तो यहाँ पर क्या है कि कोर्ट यहाँ पर माना कि यहाँ पर जो है स्पीडर ट्रायल के लिए जो है यहाँ पर कोई स्पेशल क्लासिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। कोई भी केस को जो यहाँ पर स्पीडर ट्रायल में भेज दिया जा रहा है स्पेशल केस में, स्पेशल कोर्ट में। तो ये जो चीज़ है आपका यहाँ पर क्लासिफिकेशन, सही क्लासिफिकेशन पे नहीं उतर पा रहा है। तो इसके कारण से जो आपको यहाँ पर वो जो लॉ था आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया, उसको जो यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया SC के द्वारा। ओके, दूसरा केस आपको यहाँ पर देखने को मिला रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, जिसमें आपका जस्टिस भगवती यहाँ पर क्या कहे कि इक्वालिटी इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, इट इज़ एनेथेटिक टू द आर्बिट्रेशन, ठीक है। समानता एक गतिशील अवधारणा है, यह मनमानेपन की प्रतिकूल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जस्टिस भगवती ने जो है यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया यहाँ पर, इफ़ एन एक्ट इज़ आर्बिट्रेरी, ठीक है, अगर कोई कानून आपका मनमाना है, इट इज़ इनहेरेंटली अनइक्वल एंड वायलेट्स द आर्टिकल 14। तो अगर कोई आपका कानून जो आपका मनमाने ढंग से लाया गया है, ठीक है, मनमानापन दिखा रहा है यहाँ पर, तो वो जो है डायरेक्टली यहाँ पर जो है आर्टिकल 14 को क्या कर देता है, यहाँ पर वायलेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस केस के बाद जो है आपको यहाँ पर 1970s के बाद जो है आपको यहाँ पर नेक्सस टेस्ट, जो हम आपको 6 टेस्ट पर आए थे क्लास नंबर 1 में, इससे पहले वाले क्लास में, तो नेक्सस टेस्ट से जो है थोड़ा सा और ब्रॉड किया उसको और नॉन आर्बिट्रेशन पे जो है यहाँ पर आपका शिफ्ट किया, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपका टेस्ट पिछले क्लास में आपको पढ़ा है, जो 6 टेस्ट आपको पढ़ाए थे पिछले क्लास में, तो वो जो है आप यहाँ पर पिछले क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जो है आप देख सकते हैं। ओके, कुछ और केसेस जैसे कि मेनका गांधी केस भी आपका आर्टिकल 14 से ही मोस्टली रिलेटेड नहीं है, मोस्टली तो नहीं कहेंगे, मोस्टली तो आपका आर्टिकल नंबर 21 से यहाँ पर रिलेटेड है, जो कि हम लोग जब आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो है आपको यहाँ पर 14 से भी कनेक्टेड देखने को मिलता है, जैसे कि आर्टिकल 14, 19 और 21 को क्या बताया आपका सुप्रीम कोर्ट कि ये जो है तीनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अगर किसी एक चीज़ में आप चेंज कर रहे हो तो आपका हो सकता है कि दूसरा जो दोनों है वो भी यहाँ पर इम्पैक्ट हो सके, ठीक है। उसके बाद सायरा बानो केस, जो कि आपका यूनियन ऑफ इंडिया के वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था 2017 में, जो कि हम लोग का ट्रिपल तलाक को यहाँ पर स्ट्रक डाउन करवाया, ठीक है। ये जो चीज़ है आपका यहाँ पर, ये भी आपका इक्वालिटी से थोड़ा सा यहाँ पर रिलेटेड देखने को मिलता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है सारे केसेस को हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का वो आपका फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है। जो केसेस एंड जजमेंट है उसको जो हम लोग धीरे धीरे करके जो है चैनल पर जरूर देखेंगे। ओके, तो उसके लिए जो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मन हो, लेकिन यहाँ पर जो केसेस रिलेटेड है उसको जो हम लोग बस यहाँ पर थोड़ा जो है देखते चलेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल नंबर 15, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो आर्टिकल नंबर 15 आपका क्या बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी चीज़ में यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, स्टेट के द्वारा या फिर पब्लिक इंडिविजुअल के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर जो आपका आर्टिकल नंबर 14 था, ठीक है, वो आपका बस सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। ओके, अब देखिए यहाँ पर सिटीजन्स के लिए अवेलेबल नहीं है, आर्टिकल नंबर 14 आपका जो है सबके लिए अवेलेबल है। ओके, बस एनिमी एलियन के लिए अवेलेबल नहीं है, जो कि आपका एनिमी कंट्री से बिलोंग करता हो कोई भी पर्सन, उसके लिए आपका आर्टिकल नंबर 14 अवेलेबल नहीं है। लेकिन बाकी किसी भी फॉरेनर या फिर सिटीजन के लिए जो आपका आर्टिकल नंबर 14 यहाँ पर वैलिड होता है। ओके,
अब देखिए आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज नंबर 1, इसमें आपको क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इन पांचों चीज़ों पे जो है आपका कोई भी स्टेट जो है आपका यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। अच्छा, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, ठीक है, ओनली पे आप ध्यान देखिए कि यहाँ पर ओनली का मतलब ये नहीं कि बस ये 5 पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता और इसके अलावा किसी चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन 5 पे तो बिल्कुल भी नहीं करना है और बाकी चीज़ों पे भी डिस्क्रिमिनेट आपको यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए जो आपका क्लॉज नंबर 2 है 15 क्लॉज 2, इसमें क्या कहता है कि नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोई भी आपका सिटीजन जो है वो आपका जो है कोई भी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन या फिर कंडीशन के लिए बाध्य यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इन पांचों चीज़ों पे जो है आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। विथ रिगार्ड्स टू जो आपका ए है उसमें क्या लिखा गया है कि एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट। तो इन सब चीज़ों में जो है आप यहाँ पर किसी को भी जाने से रोक नहीं सकते हो, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई कंडीशन आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो इन सब जैसे कि आपका शॉप है, अच्छा ये जो शॉप है आपका, ठीक है, ये जो आपका 15 क्लॉज 2 है ये आपका सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है। ठीक है, ये आपका बस सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो है आपका अच्छा इक्वालिटी, ये जो आपका पूरा का पूरा जो 15 जो है, ठीक है, ये सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये बस आपका सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है जो आपका आर्टिकल नंबर 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इसमें बस सिटीजन्स को जो है डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते हो। अगर आप जैसे कि कोई आप रेस्टोरेंट खोले, ठीक है, तो वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ इस कास्ट के लोग आ सकते हो और दूसरे कास्ट के लोग नहीं आ सकते, या आप अमीर आ सकते हो और आप गरीब लोग नहीं आ सकते हो, या फिर अगर कोई बिहार से तो वो आ सकता है और यूपी से तो वो नहीं आ सकता है। कोई महाराष्ट्र में अगर आपने कोई होटल खोला और उसमें आप कह रहे हो कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाले नहीं आ सकते हैं और बाकी सब जो है आ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिस्ट्रिक्शन है आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो। ठीक है, द यूज़ ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन होली और पार्शली बाय स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। ठीक है, तो वैसा वेल, वैसा टैंक या फिर वैसा बाथिंग घाट्स, रोड या फिर कोई भी ऐसा प्लेस, ठीक है, कोई भी ऐसा प्लेस जो कि आपका यहाँ पर होली मतलब पूरी तरीके से स्टेट के फंड से चल रहा हो या फिर पार्शियली स्टेट के फंड से चल रहा हो, या फिर वो जो है जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए अवेलेबल हो, तो उस चीज़ को जो है आप यहाँ पर पब्लिक को रोक नहीं लगा सकते हो किसी भी कंडीशन में। ठीक है, किसी भी कंडीशन को देखते हुए आप उसको जो है यूज़ करने से यहाँ पर रोक नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आपका 15 क्लॉज 2 में जो आप यहाँ पर सब क्लॉज ए देखते हो, तो ये आपका इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी आपको अवेलेबल देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे तो जो भी आपका मोस्टली फंडामेंटल राइट्स है उसमें जो है मोस्टली आप देखिएगा कि वो जो है आपको स्टेट के खिलाफ ही देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स भी है जो कि आपके इंडिविजुअल के खिलाफ भी देखने को यहाँ पर मिलता है। जैसे कि यहाँ पर जो 15 क्लॉज 2 का जो सब क्लॉज ए है उसमें आपको जो है जो भी आपका पब्लिक रेस्टोरेंट है, होटल है, जो आपका प्लेस ऑफ इंटरटेनमेंट है, तो ये सब जो है मोस्टली आपका स्टेट ओन नहीं करता, ये आपका प्राइवेट होता है। ठीक है, तो ये प्राइवेट चीज़ों में भी जो है आप यहाँ पर रोक नहीं लगा सकते हो। हाँ, आपने अगर मान लीजिए कि वो आपका घर का गार्डन है, ठीक है, तो उसमें जो है आप रोक लगा सकते हो कि हाँ आपको नहीं आना है। ठीक है, वो क्योंकि वो आपका फुल्ली प्राइवेट है। लेकिन कोई ऐसा गार्डन जिससे आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, जिससे आप इनकम कर रहे हो, ठीक, या फिर वो पब्लिक यूज़ के लिए आप ओपन किए हुए हो, तो वहाँ पर जो है आप डिस्क्रिमिनेट यहाँ पर नहीं करिएगा। ये जो है आपका यहाँ पर कंडीशन हो जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3, इसमें क्या कहा है कि द स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3 में आपका क्या है, स्टेट के पास पावर है कि वो जो है वुमेन या फिर चिल्ड्रन के लिए जो है आप यहाँ पर औरतों और बच्चों के लिए जो है कोई स्पेशल प्रोविज़न ला सकता है, उनके लिए कुछ स्पेशल रूल्स ला सकता है। जैसे कि आपको मिलता है कि मेट्रो में कुछ सीट्स जो है बस आपका जो है यहाँ पर लेडीज़ के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है, औरतों के लिए अवेलेबल होता है। कोई पिंक बस चलाया जाता है कुछ स्टेट में जो कि आपका बस जो है औरतों के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, बच्चों को जो है आपको यहाँ पर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है स्टेट के पास पावर होता है कि हाँ ये जो है स्पेशल प्रोविज़न इन लोगों के लिए यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है आपका आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4, इसमें आपका क्या कहा गया, द स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 में जो है आपको स्टेट के पास पावर आता है कि वो जो है
आपका जो भी सोशली बैकवर्ड क्लास है या फिर इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, तो उनके लिए भी जो आपका यहाँ पर स्पेशल प्रोविज़न यहाँ पर जो स्टेट बना सकता है। कोई SC ST से बिलोंग करता है तो उनके लिए भी जो आपका यहाँ पर स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। ओरिजिनली जो है आपका ये जो आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 है वो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं था। इसको जो है आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो यहाँ पर जोड़ा गया है, जब आपका चंपाकम दोराई केस आपको देखने को मिला वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951 में। तो इसके बाद जो है आपका यहाँ पर फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया और उससे जो है आपका यहाँ पर आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 को जो यहाँ पर ऐड किया गया, जो कि स्टेट को पावर देता है कि कोई भी एजुकेशनली हो या फिर सोशली बैकवर्ड क्लास हो या फिर कोई SC ST से बिलोंग कर रहा हो, तो उनके लिए जो है यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोविज़न यहाँ पर जो है बना सके। ओके, दूसरा जो है आपका यहाँ पर 15 क्लॉज 5, इसमें जो है रिजर्वेशन का बात करता है, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये जो है आपका कोई इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली नहीं, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हो या फिर सोशली बैकवर्ड क्लास हो या फिर कोई SC से बिलोंग करता हो, कोई ST से बिलोंग करता हो, तो उसके लिए जो है कुछ सीट्स को यहाँ पर जो है रिजर्व किया जा सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, बस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी बात कर रहे हैं। तो 15 क्लॉज 5 में जो है आपको यहाँ पर आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 5 में जो आपको यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन का यहाँ पर बात करता है, जो कि आपका 93rd अमेंडमेंट में जो है यहाँ पर ऐड किया गया था 2005 में। ठीक है, इसमें जो है आपका बस स्टेट के अंडर में आने वाला नहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही नहीं, ये जो है आपका प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी बात करता है। उसमें जो भी है जो है आपका रिजर्वेशन का यहाँ पर बात करता है, चाहे वो आपका एडेड हो या फिर अनएडेड हो। ठीक है, उसको जो है स्टेट से फंड मिलना हो या फिर ना मिलना हो, उसको जो है वहाँ पर रिजर्व करके रखना पड़ेगा। ठीक है, बाय द स्टेट। लेकिन कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पर जो है ये रिजर्वेशन नहीं होता है, क्योंकि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है वो बस माइनॉरिटी के लिए ही अवेलेबल होता है। ठीक है, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के अलावा जो भी इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें जो है रिजर्वेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको जो है आपका 93rd अमेंडमेंट 2005 से जो यहाँ पर ऐड किया गया था। तो 15 क्लॉज 5 में जो है आपको यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन का बात मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर जो 15 क्लॉज 4 था उसमें जो आपका स्पेशल प्रोविज़न बनाया जा सकता है स्टेट के द्वारा, कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बनाया जा सकता है स्टेट के द्वारा, वो जो आपको 15 क्लॉज 4 में यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, अब यहाँ पर जो है 15 क्लॉज 6 में आपको क्या देखने को मिलता है, द स्टेट इज़ एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो 15 क्लॉज 5 में तो आपका जो सोशली बैकवर्ड क्लास, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास या फिर SC ST के लिए जो है आपको रिजर्वेशन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो 15 क्लॉज 6 है उसमें जो है आपको EWS को जो है रिजर्वेशन देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, EWS को मिलता है, जिसको 103rd अमेंडमेंट 2019 में जो इसको ऐड किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो टोटल रिजर्वेशन होता है, ठीक है, OBC SC ST को, वो आपका 50% से जो है ज़्यादा यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, टोटल सीट का 50% से ज़्यादा जो है आपको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। लेकिन इस 50% के अलावा, ठीक है, 50% के अलावा 10% रिजर्वेशन जो है आपको यहाँ पर EWS को देखने को मिलता है। ठीक है, अभी जो है आपको यहाँ पर 27% रिजर्वेशन मोस्टली जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कभी कभी इसको जो है घटाया बढ़ाया भी यहाँ पर जो है जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसको जो है कैप लगाया हुआ है कि 50% से जो आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अभी जो है आपका 27% देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो और इस 27% के अलावा जो है आपका 10% यहाँ पर जो है EWS को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, जिसको जो है 103rd अमेंडमेंट 2019 से जो यहाँ पर जो है ऐड किया गया था। ओके, तो ठीक है, आज के लिए जो हम लोग यहाँ पर इतना ही रखते हैं। मैंने एक्चुअली बताया था कि पूरा जो है राइट टू इक्वालिटी यहाँ पर ख़त्म करेंगे, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा बन गया और आप लोग भी जो है थोड़ा सा बोर हो जाइएगा पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ पर जो हम लोग बस आर्टिकल 14 और 15 को यहाँ पर जो है देखे हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर यहाँ पर जो है आपका 16 से लेकर के जो 18 है आपको यहाँ पर क्लास नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा। ओके, और इस क्लास का जो PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप जा करके जो वहाँ से जो है PDF को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार जो है सारे को जो है फिर से जो है एक बार पढ़ लीजिए खुद से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को, ताकि आपका जो यहाँ पर सारा कुछ क्लियर हो जाए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कॉमेंट में हम लोग को ज़रूर बताइएगा। ओके, और जो प्रीवियस क्लास है और इस जो पूरा क्लास का जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जा करके जो वहाँ पर से क्लास नंबर 1 को भी यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्लास में।